ये तो हम फूड ग्रुप्स के बारे में कल पढ़ रहे थे और हमने जहाँ पर छोड़ा था वो था सीरियल और जो भी मिलेट्स हैं इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इनकी डिशेस कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये तो हालांकि आप लोग सभी को मालूम होगा, फिर भी इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें दलिया, खिचड़ी, फिर इसके उपमा, इडली, डोसा, ऐसी सारी चीजें इनसे बनाई जाती हैं। इसके साथ ही चपाती, पराठे, फिर कई जगह इनकी बाटी भी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये जितने भी मिलेट्स और जितने भी सीरियल्स हैं, इनसे बहुत सारी तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं और जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं और जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अब हम अगर देखें तो ये दो तरह की डिशें बनती हैं, एक तो मीठी बनती है, दूसरी नमकीन बनती है। तो दलिया, अगर वो दूध पानी के साथ पकाया गया और उसमें शक्कर डाला गया तो वो मीठा दलिया होता है। लेकिन यही जो दलिया है ये नमकीन भी बनता है, जिसे सब्जियों के साथ या छाछ के साथ परोसा जाता है। तो रागी या बाजरे का आटा जो होता है उसे कैसे गाढ़ा होने तक पकाया जाता है, और अगर मीठा बनाना है तो इलायची के साथ, और नमकीन बनाना है तो छाछ के साथ उसे फिर दिया जाता है। इसका उपमा भी बनता है और बहुत सारी सब्जी और करी पत्ती के साथ ये बनाया जाता है। फिर इसके जो फर्मेंटेटेड फूड होते हैं वो क्या होते हैं, इडली, डोसा, ढोकला। तो ये जो फर्मेंटेटेड फूड होते हैं ये मोस्टली भाप में पकाए जाते हैं और भाप में पका के ही इनको कुक किया जाता है और फिर छोक के, ज्यादातर इसमें राई से, करी पत्ता से इनसे छोक के इन्हें सर्व किया जाता है। फिर गेहूं से क्या क्या व्यंजन बनते हैं, सबसे पहले तो चपाती, पूरी, पराठे। फिर बच्चों के लिए नाश्ते के लिए इसमें दाल वगैरह मिक्स करके। मिलेट से क्या क्या बन सकता है कि इसके पाउडर से या इसके दलिया से या खड़े बाजरे से। तो इनके साथ बहुत सारी डिशेस बनती हैं। इनकी भी रोटी, पूरी, पराठा, दलिया, खिचड़ी, उपमा, काफी डिशेस बन जाती हैं और इनको सब्जियों में भी मिक्स करके बनाया जाता है। फिर जो अनाज है, अनाज में क्या क्या आ जाता है, गेहूं, चावल, बाजरा, जई, सूजी। और मोस्टली जो इसमें मुख्य सामग्रियां जो इनके डिशेस में डलती हैं वो मसूर दाल, घी, गुड़, अगर मीठा बनाना है तो घी गुड़ मोस्टली उसमें डलता है। नमकीन बनाना है तो सब्जियां, मसाले, ये सारी चीजें इसमें डलती हैं और ज्यादातर ये धीमी आंच पे बनाए जाते हैं। अगर ये स्टीम्ड है तो इनमें तड़का लगाया जाता है, और अगर ये फर्मेंटेड है तब भी इनको स्टीम्ड करके और फिर तड़का लगाया जाता है, या फिर इसको उबाल के, बॉईल करके, जैसे खिचड़ी वगैरह ये बनाई जाती है। तो जो ये सीरियल्स की नट्स वैल्यू ये हम पीछे देख चुके हैं, तो इसलिए इसको हम अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। अब इसकी जो नट्स की वैल्यू है वो क्या क्या होती है, तो जितना भी अनाज है, सीरियल्स है, तो इसमें जो मेन न्यूट्रिशंस मिलता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कुछ मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी और ई भी होते हैं। मिनरल्स में इसमें मैक्सिमम जो मिलता है वो मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस मिलता है। तो ये इतनी चीजें ज्यादातर अनाज में मिलती हैं। और अगर प्रोसेस्ड अनाज है तो उसमें शुगर, फैट और सोडियम हो सकता है। और जो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि प्रोसेस्ड की जगह जो साबुत अनाज लें और उसमें कुछ ऐसी डिशेस बनाएं कि जिसमें मीठा कम हो, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और चूंकि ये फाइबर रिच होते हैं तो ये एक बहुत पेट भरने के एहसास को पूरा करते हैं। कम खाने में ये अधिक पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। पचने में ये बहुत अच्छे होते हैं और इनमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका एब्सॉर्ब बॉडी में बहुत अच्छा होता है। तो इनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो कैसी होती है, जैसे सीरियल्स, फिर पल्स, नट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफ, रूट और ट्यूब्स, ट्यूबर्स, फिर अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल फूड जो है, फैट है, शुगर और जो स्पाइसी है, इनको सबसे लास्ट में लिया गया है। तो ये हमें सबसे कम से कम कंज्यूम करने चाहिए।
ऐसे ही यदि आप देखें तो वेजिटेबल सबसे अधिक कंज्यूम करना चाहिए, फिर फल, फिर सीरियल, फिर ट्यूबर्स, फिर लेग्यूम्स और फिर डेयरी प्रोडक्ट। मीट यहाँ पर भी सबसे लास्ट में दिया गया है कि उसको सबसे कम से कम कंज्यूम किया जाना चाहिए। अब इसके जो मेन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सीरियल या मिलेट्स में, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, और इसमें स्टार्च और फाइबर होता है। फिर जो प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन अलग अलग सीरियल्स में अलग अलग क्वांटिटी में होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। फाइबर सभी सीरियल में बहुत अधिक पाए जाते हैं, और फाइबर होने से, फाइबर रिच होने से क्या होता है कि डाइजेशन पावर बहुत अच्छा रहता है, और बहुत लंबे समय तक ये पेट के भरे होने को महसूस कराता है, जिससे कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। विटामिन में विटामिन बी और ई मिलता है। ई स्किन के लिए बहुत जरूरी है, और बी बहुत सारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उनके लिए जरूरी है। खनिज पदार्थ में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और कॉपर मिलता है, और इसमें सैचुरेटेड फैट कम होती है, और जो अ, हानिकारक फैट जो होती है ये सैचुरेटेड फैट होती है, लेकिन जो बॉडी के लिए गुड फैट होती है वो होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो कि इन अनाजों में मिलती है। अब अगर हम देखें तो अनाज दो तरह के हैं, एक तो होल ग्रेन है और एक प्रोसेस्ड है या रिफाइंड है। तो जो साबुत अनाज है, जैसे जई, साबुत गेहूं, भूरा चावल, चोकर, अंकुर, और ये जो साबुत अनाज होते हैं इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स बहुत अधिक मिलते हैं। लेकिन जब उनको प्रोसेस्ड किया जाता है या रिफाइंड किया जाता है तो इसमें से फाइबर और जो विटामिन पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, और इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें चीनी, फैट और सोडियम मिला दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर इसके हम बेनिफिट देखें सीरियल के, तो इसमें विटामिन, प्रोटीन दोनों मिलता है, ब्लड शुगर लेवल को बॉडी के कंट्रोल करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, अ, बहुत सारे जो मल्टी मॉर्बिडिटी होती है उनके रिस्क को, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके रिस्क को ये बहुत कम कर देता है, लो रिस्क पे ले आता है, और मिनरल्स बहुत अच्छे से देता है, कॉन्स्टिपेशन और कॉलन डिसऑर्डर को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो इस तरह अगर देखें कि जो साबुत अनाज है वो जो हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, कोलन कैंसर, इन सबके रिस्क फैक्टर को कम करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और ऐसा फील होगा कि बहुत लंबे समय तक स्टमक की फुलनेस फील होने के कारण वेट मैनेजमेंट किया जा सकता है, और बहुत अधिक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। अब इसमें साबुत अनाज जैसे गेहूं, जई, इन चीजों को मिलना चाहिए, क्योंकि जितने साबुत अनाज लेंगे उतनी फाइबर की मात्रा अधिक होगी, उसमें चीनी कम होगी। और बहुत सारे अनाजों में जो फोर्टिफाइड अनाज जिनको हम कहते हैं कि जिनमें अतिरिक्त रूप से विटामिन या खनिज मिलाए जाते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो भी हम अवॉइड करें। तो ये जितने भी ऊपर से या एक्सेस में जिसमें भी विटामिन, खनिज, जैसे नमक में आयोडीन मिला देना, है ना, तो इस तरह के जो होते हैं, तो ये फोर्टिफिकेशंस वाले जो अनाज होते हैं उन्हें भी कम लेने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो देखें मिलेट्स जो इंडिया के हैं वो ये सारे मिलेट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। ये हम रिपीट कर रहे हैं क्या? कल हो चुका था क्या ये? जैसा लग रहा है शायद। मैम ये स्लाइड्स रिपीट हुई है, बाकी तो नहीं था। अच्छा, ये स्लाइड्स रिपीट हो रही है। कुछ एक दो रिपीट हो गई है शायद हाँ ना। जी। तो अब हम मिलेट्स के बारे में देखते हैं। तो जब हम मिलेट्स का सिलेक्शन करते हैं तो मिलेट्स के सिलेक्शन के लिए हमको ये देखना बहुत आवश्यक है, जैसे अभी हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा था कि हर मिलेट्स की अपना एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती है न्यूट्रिशंस की, हर मिलेट में वो डिफरेंट होती है। तो हम किस चीज के लिए, किस व्यक्ति के लिए उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उस मिलेट को सिलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे किसी में न्यूट्रिशंस की कमी है या जो ग्रोइंग चाइल्ड है उनके लिए हमको कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम के लिए रागी, फाइबर जिनको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो
फॉक्सटेल में फाइबर अधिक होता है तो उसके लिए फॉक्सटेल करना चाहिए। जो एनीमिक है उनको ज्वार को सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें आयरन रिच होता है वो। तो इसी तरह से, और इनकी कुकिंग कैसी होनी चाहिए, ज्यादातर होल ग्रेन हो ये। और फिर अगर रोटी खाना है और मान लीजिए ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए बाजरा कर सकते हैं, उपमा के लिए कोदो कर सकते हैं। और विशेष रूप से वजन घटाने के लिए बार्नयार्ड जो है वो उसको सजेस्ट किया जाता है। जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए प्रोसो को ध्यान में रखा जाता है। तो जो बाजरा के प्रमुख विकल्प क्या क्या हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। और जो माइनर है जिसमें फॉक्सटेल, लिटिल बाजरा, कोंदो, बॉर्नयार्ड, प्रोसेस है, ये सब कम ग्लाइसेमिया स्तर, कम जीआई या डिटॉक्सिफिकेशन में ये बहुत लाभ देते हैं। और जो ज्वार, बाजरा, रागी जो होती हैं ये बहुत सारी तरह से कुक की जा सकती हैं और अपने स्वाद अनुसार डिफरेंट तरह की डिशेस बना के कंज्यूम की जा सकती हैं। अब बाजरा के लिए क्या 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 होना चाहिए, तो जब दैनिक ऊर्जा हमको बहुत अधिक चाहिए तो उसके लिए ज्वार, बाजरा, रागी इनको चुने। इनसे रोटी, दलिया, ब्रेड आदि बना सकते हैं। और इनमें क्या क्या चीजें होते हैं, जैसे रागी में कैल्शियम होता है, ज्वार बाजरा में आयरन और प्रोटीन होता है, फॉक्सटेल में फाइबर होता है और ये बहुत कम जीआई का होता है। फिर प्रोसो बाजरा में ब्लड की शुगर को मेंटेन करने का एक प्रॉपर्टी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छी है। फिर बार्नयार्ड बाजरा और फॉक्सटेल जो है, फॉक्सटेल में चूंकि फाइबर रिच होता है तो ये दोनों वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर जो स्वाद और बनावट के लिए अगर देखें तो जो प्रोसो बाजरा होता है उसका अखरोट टाइप का स्वाद होता है। फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट्स का इसका बहुत हल्का स्वाद होता है। और कोदो बाजरा जो होता है ये बहुत अ, अच्छा रहता है और बहुत हेल्दी रहता है। अब बाजरे की ज्यादातर ये शायद हम पढ़ चुके थे सारा ना, मुझे हाँ ऐसा जी ध्यान मैम, है। ये रिपीट हो रहा है सारा। हाँ, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। हाँ। प्रिपरेशन ऑफ मिलेट भी हम पढ़ चुके थे कि रोटी, भाकरी, खिचड़ी, पोगल ये सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। भाप में पके व्यंजन, चावल के में पुलाव, बिरयानी, स्नैक, मिठाइयाँ, बाजरे से बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। मतलब बाजरे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप नमकीन या स्वीट किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फिर इसके लिए ज्यादातर क्या होता है कि पहले उसको भिगोना होता है, जैसे कि कल सविता जी ने ही बताया था कि बाजरे को भिगोना होता है। और जब वो अच्छी तरह से सोख हो जाता है तभी उसको फिर पकाया जाता है। और इसको दलिए की तरह गरम बनाया जाता है या इसका उपमा बनाया जाता है। इसको कुकर में भी, आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। और आटे के रूप में इसकी चपाती, ब्रेड या दलिया भी बना सकते हैं। फिर मिलेट्स की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो क्या है, तो चूंकि एक ये पौष्टिक होता है, मिलेट सारा ग्लूटेन फ्री होता है क्योंकि इसमें जो गेहूं में पाए जाने वाले ग्लूटेन है वो इसमें नहीं मिलता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन बहुत अधिक मिलते हैं। और यहाँ पर एक पूरा टेबल दिया गया है कि जैसे सोरगम है तो इसमें प्रोटीन कितना मिलता है, फैट कितना मिलता है, मिनरल कितना है, कार्ब्स कितना है, फाइबर्स कितने हैं, एनर्जी कितनी, उससे कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये सभी में डिफरेंट होते हैं। कोई प्रोटीन रिच होता है, जैसे रागी, रागी में काफी कैल्शियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फिर जो कम जीआई वाले होते हैं वो डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये पूरी टेबल दी है जिसके हिसाब से इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसा इसमें दिया है कि यदि 1 कप हम किसी मिलेट्स को कुक करें तो उसमें क्या क्या रहेगा, तो कैलोरी लगभग 207 किलो कैलोरी रहेगी। कार्बोहाइड्रेट लगभग 41 ग्राम रहेगा, प्रोटीन लगभग 6 ग्राम। लेकिन जो प्रोटीन रिच मिलेट्स हैं उसमें इससे अधिक हो सकता है, ये एक एवरेज दिया है। फाइबर 2 से 4 ग्राम। खनिज पदार्थ क्या क्या मिलेंगे, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम। कैल्शियम, कैल्शियम रागी में विशेष रूप से अधिक होता है। और फाइबर जो है, मोटे फाइबर वो कम मिलते हैं, 1.7 ग्राम।
तो किसी भी मिलेट में ऑन एवरेज ये जो पोषण तत्व है वो मिलते हैं। फिर इनके विशेष लाभ क्या है कि ये ग्लूटेन फ्री है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उसके बाद इसमें फाइबर बहुत हाई होने के कारण ये बहुत डाइजेस्टिव होते हैं, वेट मैनेजमेंट होते हैं, डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छे हैं और ये बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। फिर बाजरे से फायदा क्या होता है, तो रागी या जो फिंगर मिलेट होता है इसमें सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है। तो जो एक बोला जाता है कि मोनोपॉज के बाद लेडीज में कैल्शियम की कमी होने लगती है क्योंकि कुछ हार्मोन्स के सीक्रेशंस बंद हो जाते हैं, तो उनको ये रागी जरूर लेना चाहिए क्योंकि वो उनकी बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करती है। फिर फॉक्सटेल जो है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। छोटा बाजरा जिसमें आयरन बहुत अच्छा होता है, कोडो बाजरा इसमें फाइबर बहुत अच्छा और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये वेट मैनेजमेंट और डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये हर एक मिलेट्स की एक बेनिफिट है और जो बीमारी है उसके हिसाब से उन्हें वो बाजरा दिया जा सकता है। और इसको बहुत तरह से पकाया जाता है और एक मिलेट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस पिक्चर में दिए गए हैं कि यदि 100 ग्राम हम कोई एक मिलेट देते हैं तो वहां पर विटामिन कौन कौन से मिलेंगे, B1, B3, B2, B9, B5, बी विटामिन। फिर उसमें वाटर इंटेक रहेगा, प्रोटीन रहेगा, फैट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, डाइटरी फाइबर्स रहेंगे। मिनरल्स में क्या क्या हो जाएगा, उसमें कैलोरी कुल कितनी रहेगी, 119 किलो कैलोरी। मिनरल्स में कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, आयरन और सेलेनियम। ठीक है, तो ये फास्फोरस, सॉरी ये पोटेशियम नहीं, फास्फोरस था पी से। तो ये सारे इसमें मिनरल्स रहेंगे। अब ये इसमें इंडियन जो पल्स हैं वो क्या क्या हैं, तो जितने भी पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सीरियल और जो मिलेट हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो गया है ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप यहाँ पे शुरू हुआ है, पल्स मतलब दालें, कौन कौन सी दाल इंडिया में मिलती हैं। तो ये जो दाल होती है मोस्टली फलीदार पेड़ होते हैं और ये खाने के योग्य सूखे बीज होते हैं। ये ड्राई फॉर्म में ही ज्यादातर खाई जाती हैं। इनमें भी प्रोटीन फाइबर बहुत अधिक होता है, फैट कम होता है और ये बहुत स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। और इसमें बहुत सी दालें ऐसी हैं कि जिनको साबुत खाया जाता है या कुछ दाल ऐसी हैं कि जिनको तोड़कर मतलब 2 टुकड़ों में डिवाइड करके खाया जाता है। कुछ ऐसी हैं कि जिनको आटे के रूप में पीस कर खाया जाता है। तो ये सारी दालों में आवश्यक पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब दालों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बीन्स मतलब किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, पिंटो बीन्स, नेवी बीन्स, ये सब बीन्स के टाइप हैं। फिर लेंटिल्स मतलब लाल, ग्रीन, ब्राउन, येलो दाल, ये सब यहाँ पर जो हमारी मूंग, मसूर, उड़द, चना दाल, अरहर दाल, इनको यहाँ कलर से दिया गया है। ठीक है। फिर पीस मतलब जितने भी तरह के मटर होते हैं, चाहे वो सूखे हुए हों, चाहे गीले हों या ग्रीन हो। फिर अरहर और लोबिया। और उसके बाद चिकन पीस मतलब गार्बोंजो बीन्स। तो इस तरह से चना जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह चना मतलब छोले वाले बड़े वाले चने। तो ये इस तरह से इनके दालों के प्रकार होते हैं। अब दालों में पोषण कैसा होता है कि इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन बी होता है, आयरन, जिंक और पोटेशियम होता है। इसमें भी जो डाइजेशन होता है वो धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बीमारी के खतरे को कम करते हैं। ये नीचे सारी होल जो दाल्स हैं वो दी गई हैं। फिर इनको पकाते कैसे हैं, इनको उबाल के, सूप बना के, सलाद के रूप में, कुछ सब्जियों में मिला के, कुछ बेकिंग वाले स्नैक्स के लिए इनको पीस के बनाते हैं। तो इस तरह से इनके बहुत सारे डिश होते हैं जो दालों से बनते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ
नट्स। तो नट्स का क्या, नट्स मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं, सारे ड्राई फ्रूट इसमें आते हैं। तो जब मेवों का हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे तरह के मेवे मिलते हैं, और उसमें जब हम स्वाद पे जाते हैं तो जैसे मैकाडामिया, अखरोट, मीठे काजू, तो इस तरह के बहुत सारे नट्स ऐसे होते हैं जो स्वाद के लिए खाए जाते हैं और जिनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वहीं कुछ न्यूट्रिशन संबंधी होते हैं, जैसे ब्राजील नट्स, सेलेनियम अखरोट। इसमें एक सेलेनियम अखरोट जो आता है उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो बहुत ही, और ओमेगा 3 वो बहुत ही किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। बादाम पिस्ता में जो प्रोटीन होता है। अब इन नट्स को हम कैसे खाते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं, इनको भून के खा सकते हैं, इनको छिलके सहित रहते हैं तो छिलके उतार के ताजे भी खा सकते हैं। फिर इसमें कुछ नमक, काली मिर्च, इस तरह का चीजें डाल के भी इनको खाया जा सकता है। इसके अलावा इनके जो प्रमुख प्रकार है उसमें बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, पेकान, ब्राजील नट, हेजलनट और मैकाडामिया है। और ये सब बहुत सारे कई बार खानों में मिक्स करके भी खाए जाते हैं, खासकर जो मीठे खाने होते हैं तो उसमें ये मिक्स करके भी खाए जाते हैं। अब इनकी लोकप्रिय किस्में कौन कौन सी हैं? बादाम। बादाम क्या होता है कि एक वर्सेटाइल होता है और ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। काजू, काजू बहुत क्रीमी होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, बटरी होता है, और इसको अक्सर नमकीन और मिठाइयों में डाल के खाया जाता है। कई बार ये ग्रेवी या करी में भी डाला जाता है। फिर अखरोट, अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 होता है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। पिस्ता, पिस्ता बहुत सारे नाश्तों में डाल के खाया जाता है, जो इसमें प्रोटीन होता है और ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर ब्राजील नट्स, तो ब्राजील नट्स जो होते हैं इसमें सेलेनियम की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, और कुछ ही नट्स जो हमको डेली रूटीन में जितना सेलेनियम चाहिए उसकी पूर्ति कर देते हैं। फिर मैकाडेमिया नट्स, तो ये पौष्टिक होते हैं, बहुत बटरी होते हैं और फैट से भरपूर होते हैं। हेजल नट्स, तो ये चॉकलेट जैसे होते हैं, ये मीठे चॉकलेट वगैरह के साथ अच्छे लगते हैं और नमकीन व्यंजनों में भी स्वादिष्ट लगते हैं। फिर मूंगफली, तो ये भी एक जड़ से मिलती है और ये प्रोटीन रिच होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे तरह के मेवे हैं जो हम अपनी दैनिक लाइफ में यूज करते हैं। अब इनको चुने कैसे? तो सबसे पहले इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी लेते हैं वो साफ सुथरे हों, ताजे हों, उसमें किसी भी तरह की फंगस ना लगी हो, या किसी भी तरह से उसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, वो सब देख के खरीदें। फिर कई मेवे ऐसे मिलते हैं जो छिलके सहित मिलते हैं और कई ऐसे होते हैं कि वही मेवे बिना छिलके के भी मिलते हैं। तो अक्सर कोशिश करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अखरोट, अखरोट दोनों तरह का मिलता है, आपको छिलके सहित भी मिलता है और बिना छिलके के ही मिलता है। तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो छिलके सहित वाले मेवे हैं वही परचेज करें, क्योंकि जब छिलके सहित वाले मेवे लेते हैं तो वो बहुत अधिक समय तक एक तो फ्रेश रहते हैं, दूसरा क्या रहता है कि उसके अंदर का जो ऑयल होता है वो एज इट इज रहता है। कई बार जो आप देखिएगा जो बिना छिलके के, जैसे आप अखरोट पर ही जाते हैं, तो यदि बिना छिलके का आप अखरोट लेंगे ना तो वो आपको कम कॉस्ट में मिल जाएगा, और छिलके वाला लेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। तो उसका रीजन क्या होता है कि उससे ऑयल निकाल लिया जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमको छिलके वाले ही जो नट्स हैं वो लेने चाहिए। फिर उनकी स्मेल बहुत अच्छी हो, वो अपनी बेस्ट स्टेज पर हो, और उसको आप कच्चा भूनकर, नमक, बिना नमक, किसी रेसिपी में मिक्स करके जिस भी फॉर्म में आप चाहें उनको यूज कर सकते हैं। और नाश्ते में कोशिश करना चाहिए कि मुट्ठी भर मिश्रित मेवे आपको लेना चाहिए डेली। तो ऐसा माना जाता है कि आपकी एक मुट्ठी में जितने मेवे आ पाए उतना आप मिक्स करके मेवे रखें, और एक मुट्ठी मेवे उठा के वो आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे रहते हैं। आज हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे का प्रेजेंटेशन नहीं बना है अभी।
हालांकि ये जो यूनिट है ना ये बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा ना समझने का है ना समझाने का है ना, क्योंकि इन चीजों से जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जो भी लेडीज हैं कुकिंग करती हैं, वो लोग सब इन चीजों से वाकिफ होती हैं, रोजमर्रा में यूज करते हैं, तो ये अपने आप ये सारी चीजें उन्हें मालूम हो। जी निधि जी पूछे। मैम नट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू की टेबल मिलेगी क्या, स्टैंडर्ड? देखते हैं, दे दूंगी। और मैम नट्स में सॉल्ट तो आता है, लाइक सॉल्टेड नट्स भी आते हैं, अनसॉल्टेड भी आते हैं, तो क्या सॉल्टेड नट्स बेटर होते हैं या नहीं? देखिए वैसे तो एज पर रूल ये कहा जाता है कि चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे नट्स, कोई भी चीज हो, उसको नेचुरल उसकी जो भी स्टेट है उसमें आप लीजिए, तो वो सबसे बेस्ट आपका उपयोग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उसी उसी फॉर्म में डेली नहीं ले सकते हैं, एक समय के बाद आप इतना उससे, जैसे बोलते ना कि फिर उस साइड देखने का भी मन नहीं होता है, तो इसीलिए चेंज करके खाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये है कि हम उसमें जो भी एड ऑन करें उसको बहुत लिमिटेड मात्रा में करें। जैसे अगर हम सॉल्टेड भी कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में करें कि एक बस हल्का सा उसका फ्लेवर आए, तो कोशिश मैम करना चाहिए। जैसे फ्रूट्स में भी ये बोला जाता है कि फ्रूट्स में भी आपको शुगर या सॉल्ट जो है वो एड ऑन नहीं करना चाहिए, उसका जो नेचुरल फ्लेवर है उसी को एंजॉय करना चाहिए। तो मैक्सिमम वो कोशिश करें। फिर जो चेंज होता है वो, जैसे मान लीजिए हलवा बनाया उसमें हमने डाले, तो वो तो चेंज हो ही जाते हैं, स्वीट हो ही जाते हैं। हाँ, एक एक फॉर्म ये जरूर है कि जब आपको थोड़ा लंबे समय तक उनको बाहर रखना है तो वो किसी तरह से खराब ना हो, तो आप एक बहुत थोड़े से घी में उसको भून के, कि बस एक कोटिंग हो जाए घी की, और उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च और सॉल्ट जो है वो डाल सकते हैं। तो अक्सर जब बाहर आहर जाते हैं तो वहां के लिए ये प्रोसेस्ड किए हुए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां ना आप सोक कर सकते हैं, सारी सुविधाएं जब आप बाहर ट्रेवलिंग में रहते हैं तो बहुत मुश्किल होती हैं, तो उस समय के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी आप यूज कर सकते हैं फ्लेवर्ड करके, लेकिन मैक्सिमम आपको नेचुरल करना चाहिए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्स नट्स खाना चाहिए या नहीं, लाइक आयुर्वेदा क्या कहता है? देखिए इसमें ना, जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही बोलते हैं कि एक मुट्ठी मिक्स नट्स खाओ, लेकिन वो मिक्स क्या क्या हो, क्योंकि नट्स तो बहुत सारे तरह के हैं ना, मतलब अगर हम देखें तो 20-25 तरह के नट्स तो हमको मिल ही जाएंगे, बट उसमें क्या क्या हो, जैसे ऐसा बोला जाता है कि जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको काजू नहीं लेना चाहिए, तो आपके वो मिक्स में काजू ना हो। तो ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है एक अंजीर को, क्योंकि अंजीर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा प्रेफर किया जाता है बादाम, तीसरा अखरोट, क्योंकि बादाम में जो ऑयल होता है, विटामिन ई होता है, ये स्किन और सारे ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट जो होता है ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो 3 नट्स हैं, और उसमें आप चाहें तो किशमिश ले सकते हैं, क्योंकि वो आयरन रिच होती हैं किशमिश, तो वो आपको आपके ब्लड को ऑक्सीजन से भरपूर रखती हैं। तो ये 4 तरह के नट्स ज्यादातर माने जाते हैं कि आप लीजिए डेली, बाकी तो कभी कभार लेने वाले होते हैं। फिर उसके अलावा जैसे अगर आप मूंगफली को भी नट्स में मानते हैं, तो जिनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या जो ऐसे ग्रोइंग चाइल्ड है, उन सब को आप, या मान लीजिए कोई हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उन सबको आप प्रोटीन रिच करने के लिए मूंगफली या जो रोस्टेड चना है वो सब आप उसमें दे सकते थैंक यू मैम। हैं। रितु जी। मैम रागी के लिए मुझे किसी ने बोला था कि रात को नहीं खानी चाहिए, क्या मतलब ऐसा होता है?
रागी हम देख रहे हैं ना, कैल्शियम रिच होती है ना, तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन होता है वो D3 के ही प्रेजेंस में होता है, और विटामिन D3 हमको सनलाइट से ही मिलता है। तो शायद इस सेंस के कारण वो रात में खाने से मना किया है, क्योंकि रात में विटामिन D3 आपको नहीं मिलेगा, तो उसका जो कैल्शियम है वो बॉडी से फ्लैश आउट हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और अगर वही चीज आप दिन में खाएंगे तो उस समय चूंकि सनलाइट में आना जाना रहेगा, D3 आपकी बॉडी में बनता रहेगा, तो उसका जो कैल्शियम है वो बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये मैम मेरा ओपिनियन है कि शायद इस कारण रात में खाने के लिए मना किया जाए। मैम मिलेट्स थोड़े हैवी भी होते हैं ना, तो रात को हैवी फूड भी अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं। लेकिन मैम जैसे बाजरे की खिचड़ी ये तो हम रात को ले सकते हैं। एक्चुअली मिलेट्स ना, हम हमारी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर गेहूं के पहले हम जाते हैं तो वहां पर ये ज्वार बाजरा रागी इनका ही हमें जिक्र मिलता है कि ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी। लेकिन अब गेहूं को यदि हम देखें तो मुझे लगता है लगभग 1000 ईयर तो हो गए होंगे कि जब से हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में इतने चेंजेस आ गए हैं कि अभी हमारी मिलेट्स के लिए बहुत यूज टू नहीं है बॉडी, जबकि गेहूं के लिए हम यूज टू हो चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति डाइजेस्ट कर सकता है, ये डिपेंड करेगा किसी भी व्यक्ति के डाइजेशन पावर पर। यदि वो डाइजेस्ट कर सकता है तो वो रात में ऐसे खिचड़ी फॉर्म में ऐसे खा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डाइजेशन नहीं होते हैं ये चीजों के, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम जो है वो गेहूं के लिए ही यूज टू हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, क्योंकि खाने के बाद हम कितना 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा हम वेट नहीं करते, उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन अगर हम सुबह खाते हैं तो हमारे लगभग 12 घंटे तक भी हो जाते हैं, मतलब एक कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। मैम खिचड़ी की फॉर्म में भी हैवी रहेगा। हाँ, हैवी मतलब ये बिल्कुल देखो, ये अपन कुछ भी एक स्टैंडर्ड इसमें नहीं कर सकते हैं कि ये रात में खाना चाहिए कि नहीं खाना। जैसे रागी का ठीक है, एक वो जो पॉइंट था कैल्शियम वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, क्योंकि वो सभी में सेम प्रोसेस होती है, सभी की सेम फिजियोलॉजी है। लेकिन डाइजेशन पावर सबका डिफरेंट है ना? और डाइजेशन पावर इतना डिफरेंट होता है कि कई लोग जैसे रात में मान लीजिए नींबू या दही खा लेते तो उनको सर्दी हो जाती है, कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कैसे एक स्टैंडर्ड रूट बना पाएंगे कि भाई रात में नहीं खाना चाहिए? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी बॉडी क्या बोल रही है। मैम इसी तरह से जैसे हम मिल्क बनाते हैं रागी का या सोयाबीन का, सोयाबीन तो हैवी हो ही गया, तो वो भी रात को फिर नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए वैसे तो। मिल्क को ही बोलते हैं, क्योंकि मिल्क क्या होता है, डायरेक्ट नहीं डाइजेस्ट होता। मिल्क पहले वो दूध फटता है, दही में कन्वर्ट होता है, फिर वो दही डाइजेस्ट होता है। तो उसको 2 बार डाइजेशन की प्रोसेस, मतलब टाइम लंबा लगता है उसमें। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि दही अच्छा होता है लेकिन दूध हैवी होता है डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैम जैसे मतलब ज्यादातर डॉक्टर्स तो रात को ही बोलते हैं ना दूध पीने के लिए कि दूध पीकर सो। नहीं, सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी होता है। यदि आप वो रात में पियेंगे तो फिर वही बात होगी कि कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि रात में तो डेफिशिएंसी D3 मैम की मैं हो ही पीती नहीं हूँ, जाएगी। मैं वैसे ही पूछ रही हूँ ये नहीं क्वेश्चन, नहीं, मैं मैं खुद भी नहीं ये पीती। जनरल बता रही हूँ, लेकिन ये कई लोगों की हैबिट में होता है, मैम कई अदरवाइज। लोगों को नींद नहीं आती, मतलब मेरे जो इन लॉज में थे था सारे मेरे देवर वगैरह वो कहते थे हमें बिना दूध पिए नींद नहीं आती, तो वो सोने से पहले दूध सबको चाहिए होता था। ये तो सब हैबिट्स हैं जो आप डेवलप कर लो बॉडी की, वैसी ही हो जाएंगी। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको चाय पिए बिना नींद नहीं आएगी, तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो चाय पी लेते तो नींद उड़ जाएगी। तो हमारे ये तो खुद में भी। आपके ऊपर है कि आप अपने मेंटल मैकेनिज्म को जैसा ट्रिगर्ड कर दो वो वैसा हो जाएगा। लेकिन दूध सुबह पीना अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम जैसे आपने अखरोट का बोला कि हमको शील्ड वाला लेना चाहिए, शेल
तो ऐसे ही बादाम का भी कहते हैं कि बादाम जो मार्केट में आ रही है वो सब भी हाँ उनका ऑयल निकाल लेते हैं। मामरा बादाम अभी सेफ है कि वो मतलब हमको हाँ, एज इट इज मिलती है, तो ऐसा बादाम का भी बोलते हैं। सही बोल रहे हैं आप। मैंने अखरोट का एक एग्जाम्पल लिया था, लेकिन ये सभी नट्स पर जो है ये इम्प्लीमेंट होता है। और मैंने सुना था ऐसी मशीन आ गई है कि पूरा शेल्ड अखरोट से भी, वालनट से फिर भी ऑयल निकाल रहा है। कैसे वो प्रोसेस, हल्का सा वो ब्रेक करके कहीं कैसे करके उसमें भी मतलब इतना एडवांस हो गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, जितना हम बच सकते हैं उतना बच सकते हैं, बाकी हम लेकिन हम भी दीदी जब कहीं आप जाके। अखरोट को तोड़ते हो ना, जब उसका जो कवर वाला होता है तब उसको तोड़ते हो तो उसको हल्का सा अखरोट को दबा के देखो, उसमें ऑयल निकलता है। और हाँ। नॉर्मल जब आप अखरोट लेते हो उसे दबाओगे उसमें नहीं निकलता। एक दूसरी पहचान ये भी है कि अगर जो आप ये शील्ड अखरोट होता है ना, इसको आप एक आध महीना बाहर रख दो तो इससे ऑयल की स्मेल आने लगेगी, दूसरे अच्छा। वाले में नहीं आती है। अच्छा। मैम एक क्वेश्चन वो निधि जी का था, हम्म, वो कल का कि जैसे कि हम सपोज आसन कर रहे हैं, मंडूकासन ही सपोज डायबिटिक पेशेंट को हम करा रहे हैं, अर्धमत्स्य आसन करा रहे हैं, तो हमारे पैंक्रियाज पे प्रेशर आता है ना, तो हम सिर्फ यही मतलब प्रोसेस है कि वो प्रेशर आने से वो स्टिमुलेट हो रहा है, बस इतना ही उनको समझाना है कि प्रेशर क्रिएट होता है तो इंड्यूस हो जाती है आपकी सेल्स, और मतलब ऑटोमेटिकली फंक्शन उनकी इम्प्रूव होती है, तो प्रेशर ही इम्पोर्टेंट हाँ, वर्ड है जैसे वहाँ पर। बिल्कुल एक स्पंज है ना कि वो बहुत समय तक रखा है, अगर आपने उसको सुकोड़ा मोड़ा तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आप एक स्पंज का टुकड़ा है, उसको आप 4-5 साल तक बिल्कुल यूज मत करो, छोड़ दो। उसके बाद आप उसको ऐसा करेंगे ना तो उसकी स्पंजी जो होती है ना, इलास्टिसिटी वो खत्म हो जाएगी, वो ऐसा चूर चूर हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन यदि उस स्पंज को आप रोज ऐसे मोड़ो और छोड़ो, 2-4 बार करके रोज छोड़ दो, तो वो 5 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। तो वही चीज है कि जब किसी भी ऑर्गन को हम सुकोड़ते और फैलाते हैं, तो वही प्रोसेस कर रहे हैं ना कि स्पंज जैसे, एक तो उसको स्क्वीज कर रहे हैं, जब हम उसको सुकोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, उसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्रिएट होने से क्या होगा कि फ्लो बढ़ेगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर ब्लड फ्लो अच्छा है तो ब्लड फ्लो ही हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि उसी से हमको ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल रहा है। और रेस्ट जो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में कहीं भी बनते हैं, जैसे लिवर है, तो लिवर को कहा जाता है केमिकल फैक्ट्री है वो बॉडी की, क्योंकि मोस्टली केमिकल्स वहीं बनते हैं। तो वहां से पूरी बॉडी में किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं का भी बहुत अच्छा है तो वो अंग को हम हेल्दी कर सकते हैं, हील अप जल्दी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब किसी भी ऑर्गन को हम बार बार जैसे ट्विस्ट किया या बेंड किया, तो हम बार बार उसको संकुचित कर रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। तो जब बार बार उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और एक्सपॉन्ड किया, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो हेल्दी होने लगेगा, हीलिंग पावर बढ़ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है। सविता जी। थैंक यू मैम। मैम जैसे कि है ना, हमारे यहाँ दिल्ली में ब्रेड फेयर वगैरह लगती है, सब चीजें मिलती हैं। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो लोकल मिले वही लेना चाहिए। जैसे इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं ट्रेड फेयर में अफगानिस्तान से और मुस्लिम कंट्रीज से, वहां से आती हैं। तो वो वॉलनट को दिखाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है। और एक ये बात थी कि पिकन्स, जैसे हम तो वॉलनट्स, हमारे यहाँ तो इंडियन है वो, पिकन्स आते हैं और एक मैक्लेडियन नट भी आता है, वो बहुत क्रीमी होता है। तो ये वाले हमें यूज करने चाहिए या नहीं? देखो, मैं पिकन्स तो को बोला हमेशा जाता है। जो बात करती हूँ वो लोकल और सीजनल की बात करती हूँ। मैं तो बाहर की चीजों को प्रेफर, आप टेस्ट के लिए कभी कभार कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि कभी कहीं डिस्कशन हो रहा है तो मैं ये ना बोलूं ये तो मैं नाम ही पहली बार सुन रही हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है, कभी एक आध बार कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है। लेकिन जो डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं वो लोकल और सीजनल ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी वो तो आज मिलने लगे हैं ना। जब आप इमेजिन करिए कि ड्राई फ्रूट आपने आज तो खाना शुरू नहीं किया है, कोई भी खाना है, वो तो आप बचपन से खा रहे हैं ना। तो वो बचपन से आपकी बॉडी जिस चीज के लिए यूज टू हो वही आपको प्रिफर करने चाहिए। टेस्ट के लिए आप
यूज कर सकते हैं कि कभी महीने में एक आध बार ले लिया है, तो वो एक अलग मैटर है। मैडम पिकन्स को भी बोला जाता है, वॉलनट का ही टाइप है, वो इम्पोर्टेड है कि वो डायबिटिक के लिए अच्छे होते हैं, टेस्ट में तो होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा वो डायबिटिक के लिए वो पिकन्स ही अच्छे हैं या फिर वो केवल एक प्रमोशन है। देखिए अभी ये जो एक हेल्थ इंडस्ट्री है ना, ये इतनी अधिक बढ़ गई है ना कि अब आपको भी नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज मेडिसिन है, कौन सी चीज सप्लीमेंट है, कौन सी चीजें, ये जैसे आप नट की ही बात कर रहे हैं, तो कौन सी चीजें वाकई इफेक्ट कर रही है या कौन सी सिर्फ प्रमोट करने के लिए उसके साथ वो जोड़ दिया गया है ना। तो मुझे, मेरी जो ओपिनियन है, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि आप सीजनल और लोकल खाएं, अपनी थॉट प्रोसेस को देखें, क्योंकि अगर आप डायबिटिक है मतलब कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो गलत है, और उसको सुधारें। तो जब तक आप अपने अंदर आचार विचार आहार विहार इन चारों पहलुओं को करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी कितना भी महंगा नट खा लो, आपको डायबिटीज से छुटकारा नहीं मिलने वाला। मैडम जो बड़े लोग हैं, ज़्यादातर बड़े पेरेंट्स को ही डायबिटीज होती है, और वो इस स्टेज पे होते हैं कि वो अपने ही मानते हैं, वो सुनते नहीं है किसी की बात, क्योंकि उन्हें वो यूज टू हो जाते हैं ना, वैसे अच्छा भले ही लगे, तो इसलिए। और एक जैसे प्रमोशन की तो बात रही, जैसे मखाने हैं पहले बड़े सस्ते हुआ करते थे, अब हेल्थ इंडस्ट्री ने प्रमोट कर महंगे, दिया, तो हाँ। अब रेट भी बढ़ गए हैं उसके, और हर जगह वैल्यू भी बढ़ देखिए गई। इससे एक चीज आप समझें कि जो चीज आप आज फेस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कल आपके साथ ना वो फेस हो, क्योंकि हम भी बड़े रिजिड होते हैं, हम तो ये खाएंगे, हम तो ये नहीं खाएंगे। फ्लेक्सिबल बन के रहिए, हमेशा अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल बना के रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ना एक ट्यून रहेगी कि हर चीज को अडॉप्ट करने की उसमें कैपेसिटी रहेगी। और यदि आप बहुत रिजिड हो गए, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि खाना अच्छा खाइए, बैलेंस खाइए, लेकिन उसके एडिक्शन में मत जाइए कि हम इतने एडिक्ट हो गए कि हम पूरे दिन वही देख रहे हैं कि खाने में क्या खाना क्या नहीं खाना। आपके सामने अगर 2 रोटी और एक हरी सब्जी आ रही है तो उसको भी एक प्रसाद समझ के खाइए, पूरे ग्रेटिट्यूड के भाव से खाइए, और ईश्वर के प्रति ईश्वर को समर्पित करके खाइए, तो ऑटोमेटिक वो आपको उतनी ही बेनिफिट देगी जितना कि आप एक नट्स खाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ आहार और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी की, आज हम जिम जा रहे हैं, कल वहां जा रहे, परसों वहां जा रहे, उन पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन जो उसका बेस है उस पे नहीं ध्यान देते हैं। जिम करने वालों से एक दिन भी बोलो कि वो बिना म्यूजिक के बिना एसी के जिम कर लें, आधे घंटे के लिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का एडिक्शन है। देखिए जब आप मान लीजिए अगर कोई प्ले चल रहा है सपोज, है ना, हम जैसे पंच कल्याणक करते हैं, सभी ने कहीं ना कहीं देखे हैं, ठीक है, उसमें से म्यूजिक को हटा दो आप। जब वो भगवान की दीक्षा होती है और भगवान बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 70 से 80% लोगों की आंखों में आंसू रहते हैं, और जो लिटरली वहां उनके पेरेंट्स बने रहते हैं, माता पिता, वो तो लिटरली रोते रहते हैं, ये होता है। लेकिन अब आप म्यूजिक को हटा दो, हो सकता है माता पिता एकदम पास रह रहे तो उनकी आंखों में आंसू हो, लेकिन ये जो 80% है ना, ये 20 हो जाएगा। तो जो म्यूजिक का इम्पैक्ट है ना हमारी बॉडी पे बहुत अधिक होता है। म्यूजिक ही ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन कराते हैं, और जैसे उस दिन मैं बोल रही थी कि हम उनको उनके कॉन्शियस माइंड को पैसिव मोड में डाल के डायरेक्ट उनके सबकॉन्शियस में इंस्ट्रक्शन को इंड्यूस करते हैं, किसके थ्रू? म्यूजिक, या फिर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारा जो मैं बोल रही हूँ वो भी तो साउंड ही इफेक्ट है ना। म्यूजिक भी एक साउंड फ्रीक्वेंसी है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी साउंड है, तो दोनों साउंड एनर्जी है। तो साउंड एनर्जी के थ्रू ही हम ये कर पाते हैं। तो साउंड का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और ज्यादातर गलती यही होती है कि जिम में जब वो साउंड इफेक्ट के कारण उससे कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। जो इतने केसेस होते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जैसे योग में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं आंख बंद करके अंदर से जुड़ो,
तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं अब और नहीं फैलाना, ये एक्सट्रीम हो गया, ये अब और नहीं झुकना, एक्सट्रीम हो गया। लेकिन जब आपको बाहर से जोड़ दिया जाए और एक एडिक्शन की तरह जोड़ दिया जाए तो आप वो भूल जाते हैं। तो वही रीजन होता है कि जो जिम में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमको कितना करना है, और ओवर या एक्सेस कर लेते हैं और फिर उसके जो ड्रॉबैक है वो भी उनको मिलते हैं। मैम ये एकदम ट्रू है साउंड का जो आपने बताया। जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं तो पीछे सैड ट्यून बजता है तो हमारे इमोशंस या कोई भी मतलब वैसा वाला हिलेरियस या कुछ भी होता है एक्शन, तो वो सब उस पर बहुत डिपेंड करता है हमारे। बिल्कुल। और एक और चीज बताएं, कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पर मान लो हम 10 लोगों से मिले, 10 में से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ डिस्ट्रक्टिव साइड जाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव साइड जाएंगे, सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक नेचर होता है व्यक्ति का, जैसे एक मूवी की बात की स्वाति जी ने, तो हम एक थिएटर में बैठे हैं, अब कंडीशन कैसे आ रही है, म्यूजिक चल रहा है, वो बेचारा हीरो जो है उसको विलेन मारते ही जा रहा, मारते ही जा रहा, वो मरने की कगार में, उसकी पूरी फैमिली वो बहुत परेशानी में। आप देखिए थिएटर में पूरा सन्नाटा छा जाएगा। मान लीजिए उसमें एक बार में शायद 1,000 व्यक्ति होते होंगे, या मान लीजिए 500 भी होते हैं, वो 500 में से एक व्यक्ति नहीं ऐसा होगा कि उठ के बोले वाह मजा आ गया। होता है क्या कभी? तो बेसिक नेचर हमका एक सा होता है, लेकिन जैसे ही वो हीरो रिवर्ट करना शुरू करता है तो देखिए क्लैपिंग होने लगेगी या कुछ भी, उसमें से कोई भी एक उठ के नहीं बोलेगा यार क्या मूड खराब कर दिया, है ना। आप लोग भी इतने थिएटर में जाते हैं तो ये चीज आप लोग ने भी जज की होगी। तो हम बेसिकली हमेशा एक नेचर के होते हैं, परिस्थिति बस वो चेंज हो जाते हैं कि जिसके साथ जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है, या जैसी परिस्थिति में वो उसकी अपब्रिंगिंग होती है। तो जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो हमारे इमोशन को भी चेंज कर देते हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? कंप्लीट। मैम एक क्वेश्चन स्वाति का ही है, कल वो बोल रही थी, भूलना पूछना भूल गई, करेले सर्दियों में खाना चाहिए कि नहीं? एक्चुअली करेले को तो गर्म माना जाता है, तो वो हम सर्दियों में खा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये रहता है कि वो दूध के साथ अवॉइड करें, दूध दही उसके साथ अवॉइड करना होता है, और क्वांटिटी उसकी लिमिटेड रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू रितु जी। पहले बहुत गर्मी में करेले आते नहीं थे शायद, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, कि जब तेज गर्मी पड़ती ना वो मई जून वाली, तो उस समय नहीं मिलते थे। अब आजकल तो सारी सब्जियां सारे समय मिलती हैं। मैम मेरा क्वेश्चन ये इसलिए था क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जैसे जब दिवाली का जो वो मंथ होता है तो उसमें दूध कम पीना चाहिए या बिल्कुल कम कर देना चाहिए, या फिर ये करेले नहीं क्वार खाने करेला, चाहिए। वो हाँ क्वार करेला मतलब ग्वार दिवाली के एक करेला, महीने हाँ, पहले वाला वो क्वार करेला, एक्चुअली साथ में मतलब दही। ये हाँ जो जैसे हम भादों इसमें, में कहते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स कम कर देनी चाहिए, तो मेरा उस सेंस में था ये क्वेश्चन कि सर्दियों में करेला फिर खाना चाहिए या सिर्फ वो मतलब वो जो दिवाली वाला टाइम होता है तभी बंद करते हैं। नहीं एक्चुअली ये सब चीजें क्या है, कुछ हाइजीन से भी जुड़ी हुई हैं। और इसमें आयुर्वेद में हमने जो एक ऋतुचर्या पढ़ा ना टॉपिक, ये उससे हाँ जुड़ी हुई जी। है कि किस ऋतु में क्या चीजें खाना चाहिए और किस ऋतु में कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए। तो वो भी बड़ी साइंटिफिक है कि जैसे जब बोलते हैं कि लीफी नहीं खाना चाहिए, आप देखिए उस समय बारिश होती है, कीड़े बहुत अधिक हो जाते हैं, और आप लीफ वाले को कीड़ों से हटाना और बहुत क्लीन करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर जो दिखने वाले हैं वो तो आप हटा लोगे, लेकिन जो माइक्रोब्स होंगे वो तो उसमें रह ही जाएंगे, तो इसलिए उसको अवॉइड ही कर देते हैं कि भाई जब तक तेज बारिश हो रही है तो ये, फिर मिट्टी लगी हुई होती है, क्योंकि उस समय जो मिट्टी होती है वो वैसे दलदल फॉर्म में हो जाती है, गीली रहती है, तो इसीलिए वो उस समय हम अवॉइड ही कर देते हैं कि वो खाना नहीं है। तो जो ये जो ऋतुचर्या बनी हुई है ना, वो बहुत अ, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। उनके हिसाब से यदि हम खाना खाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, अच्छी चीज है। मैम ये जो आरएम का कैलेंडर है ना, उसमें लिखा हाँ, होता है इस उसमें महीने क्या दिया चीज रहता है। खानी है क्या नहीं खानी।
वो अच्छा है। पर्टिकुलर वो मंथ दिए रहते हैं, मंथ के साथ मेंशन होता है, उसमें काफी सही चीजें है। अच्छी दी रहती हैं, कि ये नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें वो अच्छी दी यूजफुल रहती है हैं। करंट। हाँ, मिल गया आपको इस मंथ का इतवार का? तो मैम खा सकते हैं ना फिर अच्छा नहीं, करेला अभी भी, नहीं मिला था मुझे। मतलब खा सकते हैं। एक निधि दीदी, आप जो अभी पूछ रहे थे ना नमकीन ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए या नहीं, तो मैम ने जैसे बताया कि घर में आप उसको रोस्ट कर लो। जो बाजार से रोस्टेड आते हैं ना, वो थोड़ा सा कई बार केमिकली यूज्ड होते हैं, उसमें ना हाँ, केमिकल यूज्ड होते हैं, तो बाजार का नहीं लेना चाहिए। वो उसको करारा करने के लिए ना कुछ केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं। यूज होते हैं, हाँ। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आटा है, गेहूं का आटा सिंपल लो, आप घर में पीस के रखो और उसको 1 महीने तक अनटच रखा रहने दो, तो 1 महीने बाद आपको कीड़े मिल जाएंगे उसमें। लेकिन जो मार्केट से आता है उसकी पैकिंग कई बार देखिए 2 महीने पहले की भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो कैसे होता है, कुछ तो उसमें ऐसा ना जो उसको कीड़ों से प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्वेटिव डले हैं, और वो जब कीड़े को नहीं होने दे रहा है, तो उसकी जो बोलते हैं ना कि लिविंग लाइफ एनर्जी उसमें खत्म हो गई है। अगर लाइफ एनर्जी है तो कीड़े होंगे। सिंपल सा, जैसे बोलते हैं ना कि बीज है, कोई अंकुरित हो रहा, मतलब वो बीज है, अगर अंकुरित ही नहीं हो रहा है, जैसे चावल आप डाल दो तो वो कभी अंकुरित नहीं होंगे, तो उसको हम बीज मान ही नहीं सकते हैं, तो उसमें जीवन ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए वो जो बाहर का पिसा हुआ आटा होता है, वो ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि वो नहीं लेना चाहिए। तो यही चीजें बाकी में भी है कि पैक बंद होके आप तक पहुंच रही है, मतलब वो प्रिजर्व तो हो रही है, विदाउट प्रिजर्व वो नहीं पहुंचा। तो जैन धर्म में जिसको मर्यादा बोला, मर्यादित, और हाँ, वहाँ बिल्कुल। और जब फ्रेश फूड बोलते हैं दूसरी जगह के एकदम फ्रेश है, हमारे यहाँ मर्यादा वर्ड यूज किया है। हाँ, तो वो मर्यादा के साथ ये जुड़ जाता है ना कि अब जैसे ये है, आटा ही है, बारिश में उसकी अलग मर्यादा होती है, ठंड में अलग हो जाती है, गर्मी में अलग हो जाती है। तो वो सीजन के हिसाब से है कि भाई कितने घंटे तक, अब जैसे आपने खाना बनाया, मान लीजिए ठंड में वो 4 घंटे या 5 घंटे की हो गई, तो वो गर्मी में 2 घंटे या 3 घंटे हो जाएगी, तो वो चेंज होती है मौसम के हिसाब से। तो वो उसकी फ्रेश फूड की कैटेगरी तभी तक है जब तक उसकी मर्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं कम शब्दों में। तो अभी कुछ भी हो, जैन लोगों की तो ये एक खुशकिस्मती कह लीजिए कि वो बचे हैं कि आटा घर में पीस लेते हैं, मसाले घर में पीस लेते हैं खड़े लेके, फिर जैसे अचार, नमकीन, बहुत सारे स्वीट्स, ये सब घर में ही बनाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों से बचे हुए हैं डेली खाने में। और बच्चे भी इससे बच जाते हैं, ठीक है, बाहर जाके उन्होंने मान लो महीने में 4 बार भी खाया बाहर, तो वो 26 दिन तो बच गए ना। तो ये एक हम लोगों की खुशकिस्मती है, ऐसा हम कह सकते हैं। पानी देखो तो हम पहले से छान के पी रहे हैं, तो छना पानी जो है वो बहुत सारी चीजों से हमें, जो पानी से जो बीमारियां होती हैं उनसे हमको सिक्योर कर देता है। तो धर्म के जो वैसे भी सबसे ज्यादा साइंटिफिक जैन धर्म ही माना जाता है। उसके जो मंदिर का आर्किटेक्चर है, उसकी जो मूर्तियां हैं, उसकी जो पूजा करने के मेथड हैं, सारे मुनीश्री ने, साइंटिफिक। मैम मुनीश्री ने कितना सुंदर समझाया ना पूरा हाँ, आर्किटेक्चर जैन मंदिर का। हाँ, ये बहुत ही पूरा सुंदर। साउथ में एक रिसर्च हुई है, जो पूरा जैन टेम्पल और उसके अंदर जो जो प्रोसेस होती है उसकी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। लगभग 350 या 300 पेजेस की है। तो उस वो पूरी रिसर्च को क्षमा सागर जी ने अपने प्रवचन में समझाया था यंगस्टर के लिए, कि अगर गंधोदक लेना तो क्यों लेना, अभिषेक करना तो क्यों करना, मंदिर में सिर झुका के घुसना तो क्यों घुसना, कम कपड़े पहन के जाना तो क्यों जाना। तो वो सारा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहां पर समझाया था। तो उनके प्रवचन में भी है, और उनकी बुक भी है, पूजा कैसे करें, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है इन सारी मैम चीजों साउथ के मंदिर जो है, चाहे मतलब जैन मंदिर या अदर भी, तो उसमें 8-8 ग्रह होते हैं, मतलब गर्भगृह तक जाने के लिए भी। तो मतलब ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है हाँ, जो। जो आर्किटेक्चर है ना, जैसे वो हमेशा बोलते थे कि जो प्राचीन बने हुए वो मंदिर हैं, आज बिल्डिंगें बन रही हैं। ये हमेशा उनके शब्द होते थे कि आज जो बन हाँ, रहे ये हैं, मैंने भी सुना है उनका कि आज की हाँ, ये जो है ये कि बिल्डिंग वो है। बिल्डिंगें हैं, क्योंकि ना मंदिर के अंदर क्या पॉजिटिव एनर्जी रहती है।
तो उसमें जितना छोटा दरवाजा होगा, जितनी मोटी दीवार होगी, जितनी छोटी खिड़कियां होंगी, उतनी वो अंदर बनी रहेगी, उसका फ्लो बाहर की तरफ नहीं होगा। लेकिन आज जो बड़े बड़े हॉल और ऐसा बना देते हैं तो वो एनर्जी वहां रुक नहीं पाती है, स्टोर नहीं हो पाती है, तो वो इफेक्ट्स नहीं आते हैं। आप कभी भी बिल्कुल अकेले में जाके देखना, कोई बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है और कोई नए मंदिर में, जैसे कुंडलपुर में है, नए मंदिर में आप एंटर करिएगा और वहीं जो आजू बाजू बहुत पुराने मंदिर बने ना, जब अपन वंदना करने के दौरान उसमें घुसते हैं, उसमें आप घुसते समय फील करिएगा, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिक हैं और कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को साइंस का उसका पक्ष भी बताएं, जिससे वो उसको फॉलो करें कम से कम। मैम अभी आपने अंजीर के लिए कहा, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से तो अंजीर नहीं खानी चाहिए, उसमें कीड़े अभी होते तो हम आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ रहे थे ना, हम जैन धर्म के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अंजीर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं हम ब्लाइंडली उसको फॉलो हाँ कर रहे मैम, हैं। उसके लिए तो उसमें बहुत ज्यादा आता है कि अंजीर हाँ, तो यूजफुल है। हम अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं मैम कि जैसे कि इसमें फूड में न्यूट्रिशन में हमेशा प्रोटीन जब हम देखते हैं तो उसमें नॉनवेज के आइटम ज्यादा लिखे होते हैं, तो एग्जाम में हम उनको ना लिखें तो चलेगा ना? आप लिख सकते हैं कि जैसे वेजिटेरियन ये हैं, इसके अलावा काफी नॉन वेज में वो मिलता है, सिंपल करके बात खत्म कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप उनका नाम भी लिखें। और वेज वाले आप लिख सकते हैं, जैसे अगर प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोयाबीन है, मूंगफली है, चने हैं, इन सब में बहुत रिच रहता है प्रोटीन। सोयाबीन में तो ऐसा बोला जाता है कि जो नॉनवेज होता है उससे अधिक सोयाबीन में होता है, तो सोयाबीन का दूध ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन की बड़ी वगैरह भी बनती, मतलब बहुत सारी डिशेस बनती हैं सोयाबीन से भी। तो उस सब फॉर्म में लीजिए। आजकल तो उसके बिस्किट, कुकीज और आटे में मिला दिया जाता है थोड़ा सा, आटे को पिसवाते समय, तो इस तरह से उसको भी हम यूज कर सकते हैं। रास्ते सब होते हैं, बस हम चाहें करना, सिंपल सी बात ये है। चलिए, सभी के क्वेश्चन कंप्लीट।